साहित्य निधि में आज सुनिए प्रसिद्ध लेखक कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई कहानी शहजादा। तो शुरू करते हैं कहानी। सुधा खूबसूरत थी न बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, स्वभाव की ठंडी मगर घरेलू। खाना पकाने में होशियार, सीने पिरोने में दक्ष, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर सुंदर न थी, न अमीर न चंचल। मन को लुभाने वाली उसमें कोई बात न थी। बस वो तो एक बहुत ही शर्मीली सी और शांत प्रकृति की लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती, उनसे बातें करती, उनको तिनकों की रसोई में बैठा देती और खुद अपने हाथ से खिलाती। जब कोई दूसरी लड़की उसके पास आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरीर बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो चुपचाप रोने लग जाती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और मित्र बहुत कम थे। शर्मीला स्वभाव अभी तक उसके साथ चल रहा था। उसके माता पिता की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो जैसे। उसका बाप जीवन राम नथुमल वॉच मर्चेंट के यहाँ चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला रहा था। उसकी स्थिति ऐसी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की शिक्षा दिलवा सके। इस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था तो केवल इस विचार से कि शायद इस प्रकार उसकी लड़की को कोई अच्छा पति मिल जाएगा। कभी कभी उसके मन में ये विचार भी आता था, संभव है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर मोहित हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सुकड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसके कम बोलने का अंदाज़ा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का भरकर गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई वर घेर घार कर लाना होगा, मगर मुसीबत यह है कि इस तरह के वर बहुत दहेज मांगते हैं और उसकी हालत ऐसी ना थी कि वो बहुत तो क्या थोड़ा सा भी दहेज दे सके। विचारों के भाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल प्रेम की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी ही को देखो। बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में तीसरे वर्ग का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार पर बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत ही सुंदर है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसी उसकी माँ। उसके लिए तो किसी वर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह तो सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे न बढ़ सकी। एक बार तो गिरह उसने इतनी मजबूती से बांधी कि लड़का खुद घर चलकर सुधा को देखने आ गया, मगर सुधा उसे पसंद ना आई। लड़का स्वयं भी कौन सा अच्छा था, मुँह चेचक का मारा ठिगना सा उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर लड़की गोरी चाहता था और दहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये सुधा के बाप को मालूम नहीं था कि उस कुरूप ठिगने के मना करने पर सुधा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके बाद भी 2 वर्षों में जो 2 लड़के उसे देखने के लिए आए और इनकार करके चले गए, उन सबकी सुधा कितने दिल ही दिल में आभारी थी। वो ऊपर से जितनी शीतल थी, अंदर से उतनी ही ज्वालामय थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के विचारों की उड़ान कितनी ऊंची और विशाल है। अपनी तंग और अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को ना तो उसका बाप जीवन राम जानता था, ना उसकी माँ मग्घी जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से साधारण रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने हृदय के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी, जिस प्रकार गुदड़ी में लाल छुपा रहता है। और ये तो हमारी कहावत है, क्योंकि एक मैले कुचैले बनियों को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इस आदमी के पास इतना धन होगा। इसीलिए तो वो लजीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए? शायद लोग उस पर हंसेंगे, और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना विचित्र होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके रूप की मोहनी देख लें तो धक से रह जाएं, और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की भांति इटलाते युवक अगर उसके रॉकेट जहाज देख लें तो क्या आश्चर्य में न खो जाएं। ये मेरी ओर देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली सलवार और सिलवटों वाली काली फ्रॉक पहनने वाली ऐसी लड़की को ये भला क्यों देखेंगे? तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊंगी भला कि मैं क्या हूँ? तूने कैसी लड़की जनी है
जीवन राम कभी कभी गुस्से में आकर मग्गी को सुनाने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त नजरें नीची रखती है, हर वक्त काम में जुटी रहती है, इसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर वक्त घर को बाग बनाए रहती हैं। और एक ये सुधा है। जीवन राम अखबार पटक कर चुप हो जाता। मग्गी बाहर आने सेर वाला चावल और चने की पतली दाल उसके सामने रखती हुई कहती, उन बच्चियों की बात मत करो, उन बच्चियों का बाप सुपरिंटेंडेंट है, 400 रुपये घर लाता है। मेरी बच्ची के पास केवल 2 फ्रॉकें हैं और कपूर साहब की लड़कियां दिन में 2 सूट बदलती हैं। कभी ये भी सोचा है? जीवन राम दांत पीस कर चुप हो जाता। उसके मन में अनेक प्रश्न उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? उसकी बीबी हर वक्त चुनी खसोटी सी क्यों नजर आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग दहेज में स्कूटर क्यों मांगते हैं? बहुत से प्रश्न पतली दाल के चनों की तरह उसके मस्तिष्क में खुदकने लगते। मगर जब उन प्रश्नों का कोई उत्तर न मिले तो उन्हें पतली दाल की तरह ही पी जाना चाहिए। इंटर पास करके जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा, जो सेवामल वूल क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से ये भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत शब्द कितना सरल और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सिर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड शब्द में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी भाषा में कभी कभी विदेशी और अजनबी शब्द भी प्रयोग कर लेने से कितनी बचत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने तोताराम से पूछा। हाँ, तोताराम मन में खुशी से चहकते हुए बोला। अगले जाड़ों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? जीवन राम ने मरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, तोताराम कोयल की तरह कूकता हुआ बोला। उसने खुद ही अपना वर पसंद कर लिया कॉलेज में, घर का बड़ा अमीर है। जब तोताराम चला गया तो जीवन राम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोताराम की पतली आवाज की नकल उतारते हुए बोला, उसने खुद ही अपना वर पसंद कर लिया है। फिर जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा। 2 वर्ष और बीत गए। सुधा अब आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से भी ज़्यादा शांत, स्वाभिमानी और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई थी क्योंकि सुधा घर में 100 रुपये लाती थी। ऑफिस के काम से छुट्टी पाकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। बीए करने का इरादा रखती थी। घर की हालत थोड़ी सुधरने पर जीवन राम और मग्गी ने सुधा के वर के लिए ज़्यादा भरोसे से कोशिश शुरू कर दी थी। वे सुधा की तनख्वाह में से बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसा जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के माता पिता को स्कूटर का लालच देकर घेरने में सफल हुआ। मंगनी की रकम, शादी का दहेज, दहेज की नकदी, सारी आवश्यक बातें जब तय हो गईं तो मोती, जो लड़के का नाम था और वास्तव में शक्ल सूरत में मोती की ही तरह उजला और सुंदर था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का ऊनी सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके काले घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर मालूम होते थे। उसकी कमीज के कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और सुंदर लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस अबोध लड़की का हृदय पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को भेंट कर सकी। मोती चाय पीकर और धन्यवाद देकर बड़ी नम्रता से विदा हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। उस रात सुधा सो न सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का सुंदर मुखड़ा और उसका बलिष्ठ शरीर डोलता रहा और रात भर मोती के हाथों का हल्का सा स्पर्श उसकी आत्मा को गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं? मग्घी गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली। और खुद तो बड़ा इंद्र है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर पकौड़ा ऐसी नाक नहीं देखता और अपने नीगरो ऐसे घुंघराले बाल नहीं देखता, अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो भैंगी थी, सफ़ा भैंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी, सूरत की चुहिया लगती थी, तीसरी के बाल देखे थे तुमने, जैसे बनिया की बोरी के फूसड़े। लड़की पसंद नहीं। यह कहकर उसने जोर से कढ़ाई में कड़छी चलाई, जैसे साग के स्थान पर उसी लड़के को भून रही है। सुधा को ऐसा लगा कि उसके घर वालों, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद ऑफिस वालों का भी विचार ये था कि सुधा कुछ अनुभव ही नहीं करती।
वो ऑफिस के काम के लिए बहुत ही उचित और उपयोगी लड़की है। न किसी से प्रेम करे, न किसी को प्रेम की दावत दे। दिन प्रतिदिन उसकी आंखें मैली, होंठ सिकुड़े और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसकी सूरत ऐसी ठंडी और ठस निकल आई थी कि उसे देखकर किसी बर्फ खाने का शौक होता था। क्लर्क आपस में कानाफूसी करते हुए कहते, जो आदमी सुधा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए मोती के मना करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती, यह किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने जीवन में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम नहीं था। होता भी कैसे? और सुधा कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो प्रेम में रोते हैं, वो बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती थी। उस दिन ऑफिस में उसने ओवर टाइम किया और जब अंधेरा काफ़ी बढ़ गया तो वो ऑफिस से बाहर निकली और अपने भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने के आसिफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर अकेली बैठ गई। ये पार्क दिल्ली गेट के सामने एक छोटा सा शांत कोना था। कुछ पेड़ थे, कुछ बेंचें थीं, कुछ घास के टुकड़े थे और उनके चारों ट्रैफिक का शोर था। मगर आज वहाँ कुछ खामोशी थी। सुधा हर रोज़ यहाँ आती थी और आध पौन घंटा अकेले बैठकर सुस्ताती थी। थोड़ी देर के लिए अपने विचारों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे अकेलेपन से डर न लगता था, वो उसका एकमात्र सहारा था। अंधेरे से उसे डर न लगता था, बल्कि अंधेरा उसका मित्र था। गुंडों से उसे डर न लगता था। जाने उसके व्यक्तित्व में कौन सी ऐसी बात थी कि गुंडे भी उससे दूर से सूंघकर चल देते थे, कतरा कर निकल जाते थे। आज अंधेरा गहरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर की बेंच भी खूब ठंडी थी। कुछ मिनटों तक सुधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी थकान न गई तो वो उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। अचानक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था। वही सुंदर ब्राउन सूट पहने, वही सफ़ेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट लिए। उसके हाथ उतने ही सुंदर थे। सुधा के गले में कोई चीज़ आकर रुकने लगी। वो बोल ना सकी। मोती उसके पास आकर बैठ गया, इतना पास कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से छू रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें मेरे मना करने पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हाँ के भाव से धीरे धीरे सिर हिला दिया और आंसू छलक कर उसके कपोलों पर आ गए और वो रोने लगी। मोती ने अपनी कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है। बताओ, हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा, जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया था? मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही जैसे मेरी कोख में हुमक कर आ गया था? क्या तुमने मेरे चेहरे का केवल सपाटपन देखा? मेरे बच्चे की सुंदरता क्यों नहीं देखी? तुमने वो हाथ क्यों नहीं देखे जो जीवन भर तुम्हारे पांव धोते, और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज में टाकने वाली थी? तुम मेरे शरीर की रंगत से डर गए? तुमने उस स्वेटर का उजला रंग नहीं देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी? मोती, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों का स्पर्श को अपने सुंदर बालों में अनुभव नहीं किया, मेरे कुंवारे शरीर को अपने हाथों में कांपते नहीं देखा, तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया था? अरे, इतनी लंबी स्पीच वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? उसे बस इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी, और उसका सिर मोती के कंधे पर था और मोती अपनी गलती पर क्षुब्ध उसके कंधों को धीरे धीरे थपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची थी और जब उसकी माँ मग्गी ने उससे पूछा तो उसने बड़ी लापरवाही से कह दिया, ऑफिस में देर हो गई। फिर पर्स को जोर से झल्ला कर पलंग पर फेंक दिया और इस भरोसे से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ चौंक गई, उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक मध्यम सी रेखा थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। मग्गी ने अपने होंठ चबाकर चतुर नजरों से अपने पति को इस तरह देखा जैसे उसने अपनी बेटी का रहस्य भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए खुशी की नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की ओर आकृष्ट हो गया। जरूर कोई बात है, और सुधा चूंकि स्त्री है इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई मर्द है, ऐसा दोनों पति पत्नी ने उसी क्षण सोच लिया। 8-10 दिनों के संदेह को और बल प्राप्त हुआ जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया।
उस लड़के की माँ मग्घी की बचपन की सहेली थी और कैसे कैसे जतन से और किस किस तरह के वास्ते देकर मग्घी ने उसे शीशे में उतारा था, ये केवल मग्घी ही जानती थी। इसलिए जब इस अवसर पर लड़के के स्थान पर सुधा ने शादी के लिए इनकार कर दिया तो पहले मग्घी अचंभे में पड़ गई, फिर उसके दिल में वो संदेह और बलवान होता चला गया, जरूर कोई है। वो चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान तैयार करने लगी और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर मग्घी से सब बातें कह देगी और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकाल कर गुस्से से सुधा को घूरेगा। तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे अलग ही अलग अपने लिए वर पसंद कर लिया, निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक काटने वाली। फिर वो समझाने बुझाने पर नरम पड़ जाएगा और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और जब कोई भी हो वो सुधा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 वर्ष की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। मगर दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सुधा ने कुछ ना बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही, मगर वो जन्म जली कभी कुछ मुंह से न फूटी। थक हार कर उसके माँ बाप ने फिर 2-3 वर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। अंतिम वर जो उसके बाप ने उसके लिए ढूंढा वो एक रंडवा हलवाई था जिसकी उम्र 40 पार कर चुकी थी। उस दिन आकाश के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम को सुधा ने मोती को बताया, वे लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ कर लाए थे। फिर? मोती ने हंसकर पूछा। मैंने साफ इनकार कर दिया। तूने मना क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जीवन भर आराम से बैठ के मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा। मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं करी, मोती ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाते हुए बोली, तुम मेरे पास हो तो शादी से भी ज़्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में जैसे। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, तुम जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे। सुधा मोती की ओर चंचल नज़रों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो नहीं था कि किसी के दिल को समझते हुए भी देर लगती है, मोती ने सुधा के कानों में धीरे से कहा और सुधा की आंखें भावयुक्त होकर बंद होने लगीं और थोड़ी देर बाद उसने मोती की तेज तेज सांसों की आंच अपने चेहरे पर अनुभव की और अपनी गर्दन और गाल पर उसके चुंबन बरसते हुए लगने लगे। कल कहाँ मिलोगे? जहाँ कहो, लवर्स लेन में? कोटले में घोड़ों की नुमाइश हो रही है, मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। ओल्ड हॉल में साहित्यकारों की नुमाइश है? ना बाबा, सुधा ने कानों पर हाथ रखे। मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे बसंत सिनेमा में, मैं 2 टिकट खरीद कर रखूंगी, तुम ठीक 5:45 वहाँ पहुँच जाना। ठीक, टिकट मैं खरीद लूँगा। नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना। मैं कब मना करती हूँ, मगर भूलना नहीं, कल शाम को 5:45 बजे बसंत सिनेमा के बाहर। बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीद लिए थे और अब वो मोती का इंतजार कर रही थी। उसने आधे पाव चिलगोजे और 1 छटाक किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे बड़ा हुकासा था। 5:45 हो गए, 6 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए, नए शो देखने वाले आने लगे। मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनियाँ थी, लोगों की भीड़ थी, खोचे वालों की ऊंची आवाज़ें थीं, तांगे मोटरों और रिक्शाओं की रेल पेल थी और मोती भीड़ को पसंद नहीं करता था। कोलाहल उसे भाता नहीं था। अब वो उसकी आदत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, अकेलापन उसे प्रिय था। मोती बहुत ही भावुक और निश्चल प्रेमी था। 6:15 के लगभग वो हॉल में जा बैठी। उसने अपने साथ वाली खाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया, चिलगोजों और किशमिश के लिफाफे भी। धीरे धीरे हॉल भर गया, मगर मोती नहीं आया। फिर जब हॉल की बत्तियां बुझ गईं और पिक्चर शुरू हो गई तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया था। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राहत दिखाते हो। सॉरी, मोती के स्वर में बहुत नम्रता थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे और किशमिश लाई हूँ, खा लो। मोती ने किशमिश के कुछ दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और सुधा खुशी के गहरी सांस लेकर पिक्चर देखने में व्यस्त हो गई। अब बातें करने का समय नहीं था। वो अनुभव कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है और वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना सिर उसके कंधे पर रख देती। मोती धीरे से कहता,
मेरे कंधे पर सिर रख देने से तुम्हें क्या नजर आता है? पिक्चर तो नजर आती ही ना होगी। वो पिक्चर नजर आती है जो इस हॉल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता, सुधा ने बड़े गहरे आनंद से कहा। धीरे धीरे हर किसी को इस परिवर्तन का अनुभव हुआ। सुधा की मैली मैली आंखें उजली होती गईं और फिर उनमें काजल लगाकर उसने दोबारा खींचा तो वही उजली आंखें तलवार की धार के समान कटीली हो गईं। सीने का उभार और निखरने लगा, कमर लचकने लगी और चाल में कूल्हों का मधुर बहाव शामिल होता गया। वो दिन प्रतिदिन रूपवती और मनमोहिनी होती गई। अब उसके कपड़े अति स्वच्छ और सुथरे होते अवश्य मूल्यहीन थे, मगर बहुत अच्छे सिले होते थे। सुधा की हैसियत इतनी तो न थी कि किसी अच्छे दर्जी के यहाँ जा सके, मगर स्वयं भी उसने टेलरिंग का काम सीख लिया था और बहुत कम लड़कियां कटाई में और नए कपड़ों में फैशन और डिज़ाइन में उसकी होड़ कर सकती थी। मगर कभी किसी को उसने नहीं बताया कि ये कपड़े स्वयं अपने हाथों से काट कर तैयार करती है। उसके ऑफिस की जब कोई दूसरी लड़की उसके कपड़ों की प्रशंसा करती तो सुधा झट किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती जहाँ केवल धनाढ्य फैशन परस्त औरतों के कपड़े तैयार होते थे, और उसके ऑफिस की लड़कियां जलकर खाक हो जाती और सुधा से जलन और डाह के मिले जुले भावों से पूछती, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघराले हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं। सुधा जवाब देती, कितनी तनख्वाह पाता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती। 1200 तो हमारे फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है। वो भी तो एक फर्म में मैनेजर है, सुधा उत्तर देती। अरे हमें दिखाएगी नहीं? बस एक बार दिखा दे, हम देख तो लें कैसा है वो तुम्हारा। वो दिखा भी दूंगी, कहो तो ऑफिस में बुला कर दिखा दूं। ये तो उसने यूं ही कह दिया था, नहीं तो सुधा कहाँ से मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को न दिखाती। इन छोकरियों का क्या भरोसा। मगर सुधा ने ऑफिस में बुलाने की धमकी इस विश्वास से दी थी कि इससे आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों के ना हुई और वे जलकर खामोश हो गईं। सुधा का बुढ़ा बाप कुड़कुड़ कर मर गया क्योंकि सुधा शादी नहीं करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की कानाफूसी करते थे, और सुधा का बाप अपनी बेटी को कुछ न कह सकता था क्योंकि सुधा जवान और बालिग थी। उसे आत्मनिर्णय का अधिकार था। अब वो घर में 200 रुपये लाती थी। सुधा का बाप मर गया और उसके मरने के बाद अगले कुछ वर्षों में सुधा के भाइयों की शादी हो गई और वे लोग अपनी अपनी बीवियां लेकर अपनी अपनी नौकरियों के ठिकाने पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन विजय की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी लड़की के कुंवारेपन के दुख में सुलग सुलग कर मर गई और सुधा उस घर में अकेली रह गई। कुछ महीनों बाद उसने ये घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइंस में एक अच्छे से मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगी। उसके रहने के भाग का दरवाज़ा अलग से बाहर खुलता था और अब वो अपने रख रखाव की स्वयं अधिकारी थी। अब वो 35 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन मुश्किल से 30 वर्ष की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खिलती रहती और आंखों में खुशियों के साए से नाचते रहते। वो पहले से ज़्यादा भावुक और स्वाभिमानी हो गई थी। वो स्टेनो भी हो गई थी, उसने बीए भी कर लिया था। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी। अब वो प्रफुल्ल, शांतिमय और आराम का जीवन बिता रही थी। कई साल से वो मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग बिंदिया सजाती थी, और लोगों को ये तो मालूम न था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और कौन उसका पति है, मगर लोग इतना अवश्य जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वो अपनी शामें बिताती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि जो कोई भी है उसके अपने कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हुई, मगर वे दोनों रोज़ शाम के धुंधलके में मिलते हैं और जब दुनिया सो जाती है और जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों ओर निद्रा देवी का राज्य हो जाता है, उन स्वप्निल क्षणों में कोई सुधा के यहाँ आता है, धीरे से दरवाज़ा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर लोगों का ख्याल यही था। वे सुधा से कुछ कहते नहीं थे क्योंकि सुधा अब एक अति भावुक और स्वाभिमानी स्त्री बन चुकी थी, और जिसके माथे पर सिंदूर का इतना बड़ा टीका जगमगाता हो उसे कोई क्या कह सकता है। वो शाम सुधा की 40वीं वर्षगांठ की शाम थी और वो शाम कई कारणों से सुधा को कभी नहीं भूलती। सुधा मोती को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई थी, जिस पर बाग के स्थान पर किसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य का संदेह होता था। दिन के उजाले ने चोट खाई हुई स्त्री के समान अपना मुंह छुपा लिया था और रात के सलोने केश बिखेर दिए थे। धीरे धीरे तारे चमकने लगे। आज सुधा बहुत शांत थी, मोती भी चुपचाप सा था। वो अब भी उतना ही सुंदर था जितना जवानी में था। अब वो प्रतिदिन उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता था क्योंकि सुधा का आदेश यही था। उसे देखकर ऐसा लगता था
कि मोती पर जीवन के बहाव ने तथा समय के घाव ने अधिक निशान नहीं छोड़े। केवल उसकी कनपटियों पर सफ़ेद बाल आ गए हैं, जो उसकी सूरत को और भी गौरव और सम्मान प्रदान करते हैं। और वो एक छड़ी लेकर चलता था, जो उसकी 50वीं वर्षगांठ पर स्वयं सुधा ने उसे भेंट स्वरूप दी थी। नहीं तो इससे अधिक उसकी शक्ल सूरत में, आचार विचार में किसी प्रकार का अंतर न हुआ था। वो पहले ही की तरह इतना सुंदर और मनमोहक था कि उसे देखते ही सुधा के हृदय में खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। इतना समय बीत जाने के बाद आज भी उसे देखकर सुधा का मन इतने जोर से धक धक करने लगता था जितना कि पहले दिन। मोती ने धीरे से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं करी? एक बार इनकार के बाद सुधा ने धीरे से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, केवल प्रेम किया जा सकता था। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे? इसे जानने के लिए एक स्त्री का हृदय चाहिए। मोती खामोश रहा। बहुत देर के बाद बोला, आज तुम 40 वर्ष की हो चुकी हो, क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? यह सुनकर सुधा खामोश हो गई। इतनी देर खामोश रही कि मोती को शक हुआ कहीं सुधा मन ही मन रो ना रही हो। सुधा, उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया। सोच रही थी, सुधा धीरे से बोली, तुमसे शादी ना करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ ना बिताई हो? सोचो तो, कहाँ कहाँ हम नहीं गए? जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम वहाँ नहीं पहुँचे? और जिस समय भी बुलाया, क्या उसी समय सब काम छोड़कर तुम नहीं आए? अगर शादी का नाम संबंध है तो मुझे प्राप्त है। फिर ये भी सोचो कि इस अटूट संबंध में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने सदा तुम्हें दयालु और मुस्कुराते हुए पाया। अनेकों बार जब मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की जरूरत हुई, उनके स्पर्श की गर्मी मैंने अपने शरीर के रोम रोम में अनुभव की। तुम्हारे फूल मेरे बालों में रहे, तुम्हारे चुंबन मेरे अधरों पर, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में। क्या कोई स्त्री प्रेम में इससे अधिक पा सकती है? सुधा ने गहरी खुशी से अपने आप को मोती की बाहों में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे ऐसा लगा कि मोती की 2 बाहें नहीं हैं बल्कि 4 बाहें हैं, 8 बाहें हैं, और वह अपने शरीर के रोम रोम में उसकी बाहों को अनुभव कर रही है, जो उसे भींचकर अपने सीने से लगा रही थीं। और सुधा ने अपने आप को उन बाहों के हवाले कर दिया और अंदर ही अंदर इस तरह खिलती चली गई जैसे चांदनी के स्पर्श से कली खिलकर फूल बन जाती है। मदमाते तारों के झुरमुट में हरी झालरों वाले पेड़ों की ओट से चांद उभर आया था और अब चांदनी उसके बालों में थी, उसकी आंखों में थी, उसके होठों में थी, उसके दिल में थी और उसके रोम रोम में रची बसी थी। हाय मेरे मोतीचूर, मेरे मोतीचूर, मेरे मीठे लड्डू, मैं तो मर गई तेरे लिए। थोड़ी देर बाद जब सुधा ने आंखें खोली तो उसका खुशियों से भरा स्वप्निल चेहरा बता रहा था कि उससे अभी अभी प्रेम किया गया है। वो शाम, वो रात सुधा कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात पूर्ण थी और वो क्षण पूर्ण था और उन दोनों के जीवन पूर्ण थे। जैसे समय और उम्र और चांद और आशाएं सब एक साथ गोलाकार में पूर्ण हो जाएं और भावना की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की जरूरत अनुभव न करे। ऐसे क्षण कब किसी के जीवन में आते हैं, और जब आते हैं तो इतनी गंभीरता से अपना असर छोड़ जाते हैं कि इंसान को लगता है कि शायद मैं अब तक जीवित ही इसी क्षण के लिए था। और शायद कुछ ऐसा ही सुधा ने उस क्षण प्रतीत किया और फिर कभी वैसा उसे न लगा, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों बाद उसके ऑफिस का मैनेजर बदली हो गया और जो मैनेजर उसके स्थान पर आया उसे सुधा बहुत नापसंद करने लगी थी। एक तो वो बहुत बदसूरत था। किसी समय में उसका रंग गोरा अवश्य रहा होगा, मगर अब तो पुराने तांबे का सा था और मोटी नाक पर लगातार शराब पीने से नीला नीला जालसाल फैला था। और सुधा को अपने नए मैनेजर की नाक देखकर सदा ये गुमान होता कि ये नाक नहीं, एक फफोला है जो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, सिर के सारे बाल उड़ गए थे और जब वो बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बुढ़ा मेढक किसी काई भरे गड्ढे में से बोल रहा हो। अजीब सी घिन थी सुधा को उससे, लेकिन मुसीबत ये थी कि अब ऑफिस में इतने साल से काम करते करते वो हेड स्टेनो बन चुकी थी और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था और इससे उसे बहुत चिढ़ लगती थी। लेकिन इससे ज़्यादा चिढ़ उसे ये सोच कर लगती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है, जैसे ये सूरत जानी पहचानी हो, मगर कहाँ। बार बार याद करने पर भी उसको याद ना आती थी। देखा होगा इस मरघल्ले को कनॉट प्लेस में चक्कर लगाते हुए कहीं, सुधा अपने आप को समझाते हुए कहती।
मगर फिर कभी कहीं मैनेजर किसी फाइल को स्वयं उठाकर सुधा की मेज पर रखते हुए अपने हाथों से कोई ऐसी हरकत करता कि सुधा का मन बेचैन हो जाता और वो सोचने लगती, कौन था वो, किससे उसके ये आचरण मेल खाते हैं? क्या मेरे स्वर्गीय पिता से, मेरे किसी भाई से? जैसे ये आचरण मुझे याद दिलाते हों, मगर क्या? ध्यान करने पर भी वो किसी नतीजे पर न पहुंच सकती और अपना काम फिर करने लगती, मगर दिन भर उसके हृदय में एक चुभन सी होती रहती। पहली तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए तो नए मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बैठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और विस्की की बोतल और सोडा, और पहला पैग वो गटागट चढ़ा गया था। सुधा उससे आश्चर्य से देखने लगी और गुस्से से उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने बहुत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि ऑफिस में सबसे पुरानी नौकर तुम ही हो। ये बड़ी खुशी की बात है। सुधा चुप रही। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी आतुरता से बोला। सुधा बड़े आश्चर्य से उसको देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? आखिर इसे हुआ क्या है? मेरा मतलब है, मैनेजर दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सुधा बहुत तीखे स्वर में बोली, हाँ, मेरे बाप का नाम भी मेरी फाइल में लिखा है, फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत क्या है? वो लगभग उठते उठते बोली। बैठो बैठो, मैनेजर ने फिर उसकी खुशामद करते हुए कहा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहने लगा। नहीं, वो गुस्से से बोली। तुम अपने पिता के साथ मोहल्ला जिंदा में रहती थी ना? हाँ, मैं एक दिन तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें भी करी थी। बूढ़े मैनेजर ने मुस्कुराकर सुधा से कहा, अब तुम एक स्त्री बन चुकी हो, मगर जब तुम ऐसी ना थी, जब तुम एक साधारण सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे बातें भी करी थी। कब? कब? सुधा अधीरता से बोली। बुढ़ा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा। अंत में धीरे से बोला, मैं मोती हूँ। सुधा सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा अभागा था जो तुमसे शादी ना करी। मैं तुम्हें अच्छी तरह ना देख सका, समझ ना सका। उन कुछ पलों में कोई जान क्या सकता है? सूरत भी तो नहीं पहचान सकता, क्योंकि एक सूरत शरीर के अंदर भी तो छुपी रहती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीवी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफ़ेद चमड़ी भी, और उसके साथ एक घमंडी, चिड़चिड़ा, निर्मम और निर्दयी स्वभाव भी लाई थी। कुछ ही वर्षों में मेरे 5 बच्चे हो गए। उनमें से कितने मेरे थे मैं कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बताते हैं और मैं सुनता था और पीता था, दूसरी औरतों के पास जाता था। फिर जहर, बीमारी का और शराब का और नाकामी और रूखेपन का मेरे रोम रोम में फैल गया और मैं समय से पहले बुढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ ना कहूँगा, और उसे कहूँ भी क्या? कसूर तो मेरा है, मेरी इन आँखों का है जो तुम्हें पहचान ना सकी। मेरी आँखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरह क्षमा नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, मुझे तो प्रेम भी नहीं मिला जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वो कहे जा रहा था और वो फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी, और उसका जी चाहता था कि वो उससे कहे, अब तुम आए हो बुढ़े, बदसूरत और गंजे होकर, भयानक रोगों का शिकार होकर, अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो, मगर मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें दे दी, और तुम्हें मालूम तक ना हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे विचारों में खो दी और जीवन की हर बहार तुम्हारे विचारों में गंवा दी, और यौवन की हर मचलती हुई कामना तुम्हारी एक नज़र के लिए लुटा दी। जीवन भर मैं सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साए के साथ, अंधेरे पार्कों में बैठी रही तुम्हारे विचारों के साथ। मैंने स्वयं अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के उपहार लिए, तुम्हारा आभूषण पहना, अपनी इच्छाओं का खून करके सिनेमा देखा, अपने साथ की सीट खाली रखकर। मेरा बाप मर गया और मेरी माँ मर गई, और मेरी कोख के बच्चे मुझे दूर ही दूर से बुलाते रहे और मैं किसी के पास न गई। तुम्हारे विचारों को अपनी धरोहर मानकर अपने कुंवारेपन के 40 वर्ष आँखें, कान और होंठ बंद करके तुम्हारी ही कामना में बिता दिए थे। मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, न शादी का प्यार, न सुहाग की रात, न बच्चे का प्यार। बस केवल एक विचार, एक झलक, केवल तुम्हारी प्रिय प्रतिबिंब की ही तो तुमसे कामना की थी, और तुम आज उसे भी नरक की चिता में भस्म करने के लिए मेरे शहर चले आए हो।
मगर सुधा मोती से कुछ न कह सकी। वो मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा मगर वो भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते। मगर उसने किसी की चिंता नहीं की और वो रोती हुई आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के पास पहुंचकर वो ठिठकी। एक पल के लिए उसे विचार आया कि पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सिर टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा, व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मेरे विचार का शहजादा अब वहाँ ना आएगा, अब वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। जब वो ये सब कुछ सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर पोंछ डाला और सुहाग बिंदिया सब खुरच डाली और पार्क की रेलिंग से अपनी सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली, इस विश्वास के साथ कि अब सारे जीवन के लिए वो बेवा हो चुकी है। अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई कहानी शहजादा।